हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस यार, आज की वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरा चैप्टर है ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इस चैप्टर पे मैंने देखा सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। इसमें वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो है नहीं टॉपिक्स वगैरह, लेकिन जो भी टॉपिक्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने हैंड्स का, अपने दिमाग का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैंड वाले रूल है। लाइक आपका राइट हैंड थंब रूल ये वाला, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। फिर आपका फ्लेमिंग्स के दोनों हैंड वाले रूल। तो ये सारी चीज़ों से हम यहाँ पे डायरेक्शन, फोर्स, यही सब पता करते हैं, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में ज़्यादातर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। मतलब यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन और स्टेड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया था, उन्हें पता चला था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें अगर मतलब कोई भी तार है, समझ लीजिए वायर है, उसमें अगर करंट जा रहा है, ठीक है, एंड उसके पास कोई अगर कंपास आप रखते हैं, ठीक है, सपोज आपने ये देखिए इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। डायरेक्शन आप बस देखिएगा, डायरेक्शन के यहाँ पे खेल है। डायरेक्शन सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ पे आपने एक कंपास रख दिया है, तो वो देखिए डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो ईस्ट साइड में होगा, ईस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड केस में यहाँ पे देख लीजिए उन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया डायरेक्शन को ही। अब जब रिवर्स कर दिया डायरेक्शन को तो वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे हमें जो कंक्लूजन है उसको पता होना चाहिए। तो आपको इतने से ये समझ में आया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे कंपास यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे सिंपल जो है बात हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ भी लीजिए। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली बात। एंड सेकेंड, अ लार्जर वैल्यू ऑफ करंट इन अ कंडक्टर स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करंट देंगे कंडक्टर में, उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आप अपने से पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो समझाने वाला पार्ट है वो ये सारा है, ठीक है, जिसमें अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। अब हम यहाँ से पढ़ाई वाली बात करेंगे कि हाँ, अब स्ट्रेट वायर में कैसा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर लूप में कैसा बनेगा, एंड लूप में ही यहाँ पे आगे हम जो है बात करेंगे। तो स्ट्रेट वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले समझा दूँ, देखिए यहाँ से सिंपल ये वाला आप सेटअप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए। ये बैटरी है, लंबा वाला जो यहाँ पे बैटरी का ये बना हुआ है साइन, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। अब ये देख लीजिए किस तरीके से जॉइन आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए बीच में छोटे वाले को बड़े वाले से यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है, एक सिंगल वायर के थ्रू। तो इस तरीके से बैटरी का सेटअप बनाया जाता है। जिधर भी ये लंबा वाला पार्ट होगा पॉजिटिव, उधर से ही माना जाता है कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन उधर से ही निकलेगी, करंट उधर ही से निकलेगा। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अगर ये बैटरी वाला कंसेप्ट आप नहीं समझते हैं तो आप करंट में यहाँ पे गलत करेंगे। देन उसी वायर में आगे देख लीजिए सीरीज़ में एमीटर यहाँ पे कनेक्ट है। देन आगे बढ़ते हैं तो करंट ऐसे ऊपर से आ रहा है और यहाँ नीचे से वायर से चला जा रहा है, कि यहाँ पे बंद है बीच में। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। रियोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काम की बात है, ऊपर से करंट आ रहा है एंड यहाँ पे देख लीजिए तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उसको पता करने के लिए यहाँ पे कार्डबोर्ड पे आयरन की फीलिंग्स डाली गई है, और जब करंट यहाँ पे ऑन हुआ है तो ये अपने आप को एक सर्कुलर मतलब पाथ में यहाँ पे अलाइन कर लिया सारे आयरन के फीलिंग्स को। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से बात स्टार्ट होती है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं रूल्स लगाना, कि अगर एक डायरेक्शन यहाँ पे करंट का एक साइड से है तो किस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फिर यार रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को तो किस साइड जाएगा। तो ये यहाँ पे बताने वाली चीज़ है, मेन चीज़ है। सबसे पहले देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन इधर से आ रही है, इसको निकालने के रूल्स होते हैं, ठीक है, लाइक राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक है, राइट हैंड को, एंड ये आपका थंब ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप जो ये कर्लिंग होती है, जब आप कर्ल करेंगे ऐसे, तो ये बताएगा आपको किस तरफ जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहले इस थंब को उस डायरेक्शन में करिए जिधर करंट है,
तो ये मैंने करंट वाले डायरेक्शन में अपने थंब को कर लिया है, ये ऐसे थंब को किया। अब अपने फिंगर्स को यहाँ पे जो है कर्ल करिए अपने मतलब अपनी तरफ मतलब जिधर भी, अब इस साइड तो कर्ल होगा नहीं तो इसी साइड होगा, इस साइड करिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस तरफ से अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी देखिए अंदर जा रहा है, जैसे उस तरफ जा रहा है जिस तरफ से, देखिए ऐसे समझ में आ रहा है थोड़ा। इसको आप प्रैक्टिकली जब अपने से करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चंस में। यहाँ पे बहुत छोटा रहता है तो समझ नहीं आता है, वैसे आपको अच्छे से दिख रहा होगा किधर से मैं कह रहा हूँ। वैसे ही अगर यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन रिवर्स है, अब देख लीजिए थंब को आपको ऐसे रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप पेपर में ये सब करेंगे, आपको पेपर में अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा इस तरह का तो आपको पता करना है। इसी पे एक क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर आया भी हुआ है मेरे पेपर में एंड उसको मैंने सॉल्व किया था। थंब को ऐसे ऊपर करिए डायरेक्शन ऑफ करंट के मतलब लाइन में, फिर एंड अपने फिंगर्स को यहाँ पे कर्ल करिए। तो कर्ल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरफ ऐसे जा रहा है करंट, मतलब सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपको इतना समझ में आया कैसे निकाला जाता है। अभी और आगे जो जब क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। लाइक यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे समझाया भी हुआ है। ये सारी चीज़ें तो आप निकाल सकते हैं कि जैसे ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड होगा मतलब इस तरीके से रहेगा, तो जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये वाला, जैसे ये देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका कर्ल कर रहा है ना फिंगर ऐसे, तो जब ऐसे कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है। और जब रिवर्स होगा मतलब अपवर्ड होगा तो ये इधर से आएगा, और इधर से भी जो है जब आप देखेंगे मतलब उसी साइड से आपको देखना होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें मैंने टाइम लिया इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। ये दोनों तो वही सिंपल है। एक आपका स्क्रू वाला है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट में स्क्रू वाले को ऐसे सब मतलब आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, वैसे ये सब आता नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आप पढ़ भी सकते हैं अपने से, इसमें कुछ है भी नहीं। ज़्यादातर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल आता है क्वेश्चंस में, मैंने देखा, इससे हम पता कर लेते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ये सब तो आप निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब रेडियस दूर होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, तो ये हम समझ लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। टफ पार्ट पे हम आते हैं चैप्टर के। लाइक ये भी आपका इजी ही है। इसमें क्या है यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप और सर्कुलर कॉइल, जो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेट पे हमने बात कर ली। अब सर्कुलर में देखिए क्या किया है, ये आपका इस देखिए ये प्लस साइड से आपका करंट निकल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। ये मैं पेन से दिखाता हूँ, यहाँ से निकला, ये आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब इस साइड से आपका ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये गया डायरेक्शन ऑफ करंट और ऐसे आ गया। आप जो है सबसे पहले अपने थंब को इस तरफ, मतलब अगर करंट इधर से जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ऐसे रखिए, और अपने फिंगर्स को यहाँ पे देखिए ऐसे कर्ल करिए, ठीक है। जब आप कर्ल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। और जब इस साइड से रखेंगे क्योंकि ये घूम के करंट नीचे आ रहा है, तो मतलब इस बार हमें नीचे रखना पड़ेगा अपने थंब को। नीचे रखेंगे तो ये जो है अपने फिंगर्स को जब आप यहाँ पे कर्ल करेंगे ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरफ जा रहा है। तो ये इमेजिनेशन का यहाँ पे पूरा खेल है, जितना अच्छे से आप इमेजिन करेंगे तो आपको आंसर जो है बहुत एक्यूरेट आएगा। वैसे तो ऐसे हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ नीचे आएगा, तो इस तरीके से थोड़ा याद भी हो जाता है, ये थंब वाला ईजी होता है। तो इससे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड ये प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान भी हैं, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो सर्कुलर है नियर दी वायर, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे वायर के पास में सर्कुलर है, फिर ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, जस्ट मैंने ऐसे पढ़ा था। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है करंट के, मतलब डिपेंड्स अपॉन करंट, जितना ज़्यादा आप करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर आपके नंबर ऑफ टर्न्स, ये कुछ नया यहाँ पे बात है, जितना ज़्यादा आप टर्न देंगे वायर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट नया आपको मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। फिर एक और होता है, आगे हम बात करते हैं, जिसमें हम सॉफ्ट आयरन को अंदर रख देते हैं, तो वो अभी यहाँ पे बात नहीं किया गया है, और तो हम उस पर भी बात नहीं करते हैं। अब यहाँ से एक और बहुत बड़ा रूल स्टार्ट होता है, क्लॉक रूल, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉइल में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हैंड वाला रूल, जिससे हमें पता चल रहा था कि हाँ
डायरेक्शन है किधर, ठीक है। कार्डबोर्ड वगैरह पे हम डायरेक्शन निकाल ले रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। या एक वायर जा रही है तो उस वायर अगर करंट जो है सपोज यहाँ पे ये वायर है एंड करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आप अपने थंब को ऐसे रख रहे थे एंड ऐसे आप यहाँ पे कर्ल कर रहे थे, तो मतलब जो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे वो है मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और ऐसे है। समझ में आ गया? देखिए ऐसे, समझ में आ गया? ऐसे रखा और ऐसे ऐसे अपने फिंगर्स को कर्ल कर दिया, मतलब डायरेक्शन ऐसे। तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर वो स्ट्रेट है या मतलब वो सर्कुलर कॉइल में है तो यहाँ पे कैसे आएगा। लेकिन क्लॉक रूल से हमें ये पता चलता है कि पोलैरिटी क्या होगी। समझ में आ गया? इससे हमें पोलैरिटी पता चलेगी। अब जैसे सिंपल इसी कॉइल को देखिए हमने यहाँ से उखाड़ करके यहाँ पे रख दिया, सेम वही डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब आपका डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल बन जाएगा, वो वाला पार्ट इस साइड से। देखिए आपके यहाँ पे देखने पर भी डिपेंड करता है। सपोज़ मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ तो आपको ये क्लॉकवाइज लग रहा है। सपोज़ इसी पेपर को कोई उस साइड से देखेगा तो उसे जो है एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। समझ में आ रहा है? उसे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। इसी पेपर को अगर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ तो वही आप देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक ही साइड से देख रहे हैं। आप ये नहीं कि एक साइड से क्लॉकवाइज देख रहे हैं एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं, एक ही साइड से देख रहे हैं। अभी जब यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, इतना आप यहाँ पे जो है अच्छे से याद रखिए। उसके बाद का मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आप एक पहले कॉइल बना लीजिए क्योंकि ये चीज़ कॉइल में अच्छे से काम में आएगी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है, इसी साइड से देखिएगा और किसी साइड से नहीं। अगर आप इस साइड से देख रहे हैं, मतलब देखिए मैंने कैमरा को कैसे झुकाया है, इस तरीके से, मतलब हम इधर से देख रहे हैं। करंट आपका इधर से आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव इधर है बैटरी का। ये आपका करंट आया, ऐसे आया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया और ये ऐसे वाला टर्न किया, फिर ऐसे टर्न किया, फिर ऐसे टर्न किया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे, इधर इधर, ऐसे 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 बन रहा है गोल गोल। मतलब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है? ये आप समझिए ना, ये आपका वायर गया ऐसे और ये ऐसे ऐसे वायर, जो आपका ये जो भी यहाँ पे रॉड है, ठीक है, उस पर कार्डबोर्ड जो है उस पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे अच्छे से कॉइल होते जा रहा है, ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज है मतलब ये साउथ पोल बनेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमें इस तरफ से देखना है एंटी क्लॉकवाइज को। देखिए एक पोल को आप एक ही तरफ से देखेंगे, जब आप नेक्स्ट पोल पे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट अपने मतलब अपोजिट तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इधर से आप अगर ये वाला भी पार्ट देखेंगे तो आपको वो भी यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज ही दिखेगा। तो जब आपको अदर पोल पे जाना है, ठीक है, तो आपको अदर साइड से देखना पड़ेगा। ये सब रूल को बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो करंट देखिए आ कैसे रहा है। अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो आपको करंट जो है इस तरफ से ऐसे ऐसे आते हुए दिखेगा। पेन का मूवमेंट देखिए किस तरफ है, और इस तरीके से आके फाइनली ये नीचे आ गया। तो जब ये करंट इस तरीके से आ रहा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये मैं पेन को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या देखा था, नॉर्थ पोल बनता है। एंड इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, वैसे प्रॉपर्टी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इंटेंसिटी वगैरह से आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल बढ़ा दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पे आप करंट बढ़ा दीजिए। आप यहाँ पे नेचर ऑफ कोर मटेरियल देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है क्योंकि सॉलिनॉइड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकते हैं। एंड एक चीज़ और, डिफरेंस बिटवीन करंट कैरिंग सॉलिनॉइड एंड बार मैग्नेट, और सॉरी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, ये आप एक बार बस रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी, ये आप पहले से पढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादातर। बस आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे नया नहीं लग रहा होगा, बस ये कुछ रूल्स वगैरह नए लग रहे होंगे, ताकि हम कैसे पता करेंगे कि सॉलिनॉइड में कौन सा यहाँ पे पोल जो है साउथ है, कौन सा यहाँ पे नॉर्थ है।
जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है ना, इधर से आपका करंट आया इस तरफ से, एंड करंट ये देखिए करंट आया एंड ये इस तरीके से टर्न होने लगा। इस आपको इस तरफ से देखना है, इस तरीके से टर्न। और जब आपका कोई भी चीज़ देखिए इस तरीके से अगर आपका टर्न होता है, ये आप समझ में आ रहा है, ये आप पेन का मूवमेंट देखिए इस तरीके से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर देन ये सारे क्वेश्चंस देखिए कभी ना कभी पेपर में आए हैं, या तो स्पेसिमेन पेपर वगैरह में है, ज़्यादातर स्पेसिमेन पेपर वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है लूप वाला, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है, इसमें कुछ है नहीं। फिर ये देखिए यही वाला इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लूप। जो भी चीज़ मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर स्टडिंग दी सर्किट एंड मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, ये पूछ रहा है आपसे कि ये वाला सीन आप देख के बताइए कि स्विच ओपन है कि नहीं, और फिर ये पूछ रहा है कंक्लूजन पे कैसे हैं। तो वो सब तो छोड़ते हैं, सबसे पहले बता देते ओपन है कि नहीं। यहाँ पे आपको रेफरेंस दे दिया है, नॉर्थ ऊपर है, और मैग्नेटिक कंपास अगर आप देखेंगे तो वो कुछ नीचे ही पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सोलिनॉइड में यहाँ पे करंट है, ठीक है, एंड करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखेंगे कि स्विच जो है क्लोज है। देन यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से कुछ अलग चीज़ें स्टार्ट होंगी, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी वायर को जिसमें करंट हो, अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस वायर पे यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया पूरा। फिर ये वाला आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को। इस वाले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है एंड उसको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। पर ये जो थंब है वो F होगा, फोर्स। ये फील्ड जो है उसको B से डिनोट किया जाता है, तो हम यहाँ पे B मैंने याद किया था क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट को हम यहाँ पे I से डिनोट करते हैं। तो मैंने कैसे याद किया था, FBI, ठीक है, FBI ऐसे करके याद कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है। देखिए लिखा भी था मैंने उस समय कि FBI ऐसे यहाँ पे याद किया था। तो ये भी चीज़ मैंने कहीं से सीखा है, FBI, ठीक है। फोर्स, फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर करंट इधर रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले देख लीजिए वो डिपेंड क्या चीज़ पे करेगा। सबसे पहले तो वो करंट पर करेगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर करेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। देन जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, कि कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है, इस पर भी तो L पर भी। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ गया पूरा, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे जो IBL है, ठीक है, वो वैल्यू सबसे ज़्यादा कब हो सकती है, जब साइन थीटा यहाँ पे, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री अगर होती है, ठीक है, तो साइन थीटा मतलब साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे IBL जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो IBL ही आएगा। तो IBL सबसे ज़्यादा कब हो सकता है, सबसे ज़्यादा फोर्स कब हो सकता है, जब IBL हो। और IBL कब हो सकता है, जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री 90 हो। तो आप समझ गए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया, तभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स मैक्सिमम हो सकता है जब यहाँ पे जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री हो। समझ में आ गया, इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। एंड अगर ये थीटा जो है 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 0 होता है, तो मतलब वहाँ पे फोर्स कोई नहीं। मतलब यहाँ पे इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल आप समझ रहे हैं, पैरेलल किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। क्योंकि जो ये करंट होगा, अब करंट कहाँ मूव करेगा, उस कंडक्टर में ही। अब ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो गया तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। पैरेलल मतलब यहाँ पे थीटा 0, साइन 0 तो 0, और IBL यहाँ पे 0 मतलब F 0, समझ में आ गया। देन यहाँ पे अगर 90 होता है तब तो बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर जितना होगा
मतलब यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितना होगा, तो यहाँ पे जो है IBL की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो F की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो B की वैल्यू होती है वो टेस्ला में हम यहाँ पे लेते हैं, टेस्ला, और एक टेस्ला होता है 1 न्यूटन बाई 1 एम्पियर मीटर। ये सब याद करने वाली चीज़ है, इसमें मैं जस्ट ऐसे बता दे रहा हूँ। एंड देन आगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं। एंड फोर्स की यूनिट यहाँ पे न्यूटन ही आएगी, और साइन थीटा की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सब आपको देखना नहीं। मतलब फोर्स आप जब भी निकालेंगे वो न्यूटन में ही आएगा। तो अब यहाँ पे सबसे ईजी वाले पार्ट स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इसी कंसेप्ट पर है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, फोर्स इन मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करने लगा, मतलब एक अच्छे तरीके से जब आप रखेंगे तो मूव करेगा। इसका बस आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। यही वाला जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, वही आप यहाँ पे अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देन इसमें जो काम की यहाँ पे बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक आपसे यहाँ पे स्प्लिट रिंग पूछता है, स्प्लिट रिंग का यूज़ क्या है, तो जस्ट आप देखिए, मैंने यहाँ पे पहले मार्क करके रखा हुआ है जब मैं पढ़ रहा था। द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल जस्ट पासेस वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग अ रोटेशन। अब आपका यहाँ पे वर्किंग तो है नहीं, वरना वर्किंग होता तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाता कि देखिए ये जो स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये वाली जो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं, इनका काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देना। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा तो यहाँ पे मतलब एक टर्न मारने के बाद, मतलब ये जब ऐसे घूमेगा तो वहाँ पे नेक्स्ट भी वो घूम पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, वरना वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका काम यही होता है, सिंपल, बहुत अच्छे, मतलब बहुत कॉमन टर्म में मैंने आपको समझा दिया है। वैसे आप इसके वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको वर्किंग समझना है, वैसे वर्किंग आती नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं। ब्रशेस का आप देख सकते हैं, ब्रश वही होता है, कार्बन के ब्रशेज होते हैं, ताकि वो यहाँ पे कांटेक्ट बनाए रखें। ये आप पढ़ के जाइए बस अच्छे से, ये वाला पार्ट। वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, सबसे पहले तो करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल में, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो कॉइल का, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये देखिए मैग्नेटिक ऐसे होती है ना रेडियल वाला, तो उसका यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ बढ़ा दो। फिर यहाँ पे लैमिनेटिंग सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेट कर दो सॉफ्ट आयरन कोर को। तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं। बस आपको डायग्राम पढ़ लेना अच्छे से। वर्किंग है नहीं, वर्किंग बहुत स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। ये मैंने जब वीडियो देखा था तो मुझे समझ में आया था, तो इसकी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे स्प्लिट रिंग, ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ पूछी जाती है। आर्मेचर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आर्मेचर पूछा नहीं जाता लेकिन पढ़ लीजिएगा। और प्रिंसिपल तो एकदम अच्छे से आता है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का। देखिए प्रिंसिपल, ये आपको यहाँ पे स्प्लिट रिंग, ब्रश, देन यहाँ पे वेज ऑफ इंक्रीजिंग रोटेशन, ये आप बस यहाँ पे 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आएगा। यूज़ तो आप लिखे लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, आपको सब पता है कि डीसी मोटर का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो अब यहाँ पे हमारा एसी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब एसी करंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि जनरेटर वगैरह यहीं पे आएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये कुछ एक नया टॉपिक है। यहाँ पे भी माइकल फैराडे ही हैं फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें अलग पता चलेगा। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि एक एक्सपेरिमेंट में लाइक एक सिंपल सा कॉइल, अगर एक मतलब कॉइल बना हुआ था एंड उस कॉइल के आसपास अगर रिलेटिव मोशन किया जा रहा था किसी भी एक मैग्नेट का, ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट, कोई भी आप ले लीजिए, एंड उसको अगर इस तरीके से मैग्नेट के आसपास लाया जा रहा था, ऐसे एक बार लाएं फिर हटाएं, रिलेटिव मोशन समझते हैं, इस तरह वाला मोशन। तो यहाँ पे देखा गया कि कॉइल था, उस कॉइल में यहाँ पे कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सिंपल वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा पहले। प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए वहाँ पे जो है सिंपल कुछ यहाँ पे करंट यहाँ पे जनरेट हुआ, सिंपल, ठीक है। वैसे आप ईएमएफ लिखिएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखा गया, मतलब ऐसे करके तो हमें पता चल गया। यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शंस वगैरह गैल्वेनोमीटर में भी देखा गया।
वैसे ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब मैग्नेट में कोई मोशन नहीं था तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जब ये मैग्नेट मूव किया तो यहाँ पे जो है सिंपल गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया। जब फिर से मोशन को स्टॉप किया गया तो नो डिफ्लेक्शन। जब दूर ले जाया गया तो जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है वो एक अलग तरह से डिफ्लेक्ट किया, मतलब एक अलग डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है, सिंपल जो पूछा जाता है वो यहाँ पे समझिएगा। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही होगी कि जब मैग्नेट मूव किया जा रहा है जिस तरफ, लाइक इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है, तो मतलब एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी क्यों बन रही है। जब ये नॉर्थ पोल इधर ले जाया जा रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल क्यों लिखा है, यहाँ साउथ होना चाहिए ऐसा कुछ। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रूल लग रहा है जो कि होता है लेंज लॉ, जो कि मैं आगे बता दूंगा, अभी यहाँ पे मत समझिए। अभी बस समझिए कि ये जो मैग्नेट है उसके रिलेटिव मोशन से करंट यहाँ पे बन रहा है कॉइल में, ठीक है। इतना हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पे इस तरह से जब करंट लाया जाता है तो हम उसे इंडक्शन कहते हैं। एंड यहाँ पे मैग्नेट से आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन गया, ठीक है। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप पता कर लीजिए, जितना ज़्यादा आपका टर्न होगा वायर में उतना ज़्यादा आप यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड करंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होगा तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट वहाँ बनेगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उस बार मैग्नेट का या जो भी मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे करंट बनेगा। फिर जितना ज़्यादा आप स्पीड से वहाँ पे उस मैग्नेट को उसके पास ले जाएंगे, हटाएंगे, एंड उसी मतलब जितना ज़्यादा आप उस स्पीड से आप वहाँ पे जो है रिलेटिव मोशन करेंगे मैग्नेट का, उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब माइकल फैराडे के कुछ लॉ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको तो लोग पढ़ के ही हटा देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपल अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, तो जो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड क्या क्या चीज़, एक तो चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स तुरंत समझा देता हूँ। वैसे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉलिंग ऑन दिस सरफेस परपेंडिकुलरली। जैसे ये मैंने भी सीखा था तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये आपका सपोज ये आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है एंड ये आपका मैग्नेट है, एंड बीच में आपका यहाँ पे जो है कोई प्लेन शीट रखा हुआ है, ठीक है। ये बस बताने के लिए। तो सपोज ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं एंड ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखिए कैसे कार्डबोर्ड को बनाया है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, तो जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी ज़्यादा लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पास करेंगी, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ तो इधर उधर से निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, समझ में आ गया। यही जितना ज़्यादा यहाँ पे चेंज होते रहेगा, सपोज ये फिर एक बार ऐसे ही घुमा दें अगर हम इसको, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे चेंज होगा, फिर चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक रहेगा तब तक जो है यहाँ पे आएगा। अब एक चीज़ और डिपेंड कैसे कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज व्हेन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर। जितना ज़्यादा यहाँ पे चेंज होगा, सपोज 4 का चेंज, 5 का चेंज, 10 का चेंज, 20 का चेंज, ऐसे अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसे चेंज होगा तो उतना ज़्यादा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। देन टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ये इस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर बहुत कम समय में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। मतलब इंक्रीज हो जाएगा, जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे 2 रूल हैं, एक आपका हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड एक लेंज रूल। राइट हैंड रूल में क्या है, इसमें अब आपको राइट हैंड अपना इस तरीके से लेना है। समझ लीजिएगा क्या चीज़ किस रूल को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल आपका सेंट्रल फिंगर करंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये मोशन, ठीक है। अब मोशन क्या चीज़ का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो ये थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है उसका आपका यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिधर भी आप मोशन कर रहे हैं उधर ही आपका थंब होगा,
तो ऐसे करके यहाँ पे जो हम आंसर लाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। लाइक यहाँ पे देख लीजिए, एक आपका यहाँ पे बताया गया अच्छे से, तब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लाइक यहाँ पे सबसे पहले तो समझ लीजिए, कंसिडर अ कंडक्टर ए बी मूविंग अपवर्ड एट राइट एंगल, ठीक है, अपवर्ड बता रहा है। अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इट इज़ क्लियर दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ फ्रॉम बी टू ए। अब देख लीजिए, जब ये ऊपर कंडक्टर मूव कर रहा है ऊपर, ठीक है, तो हमें ये थंब को ऊपर रखना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको कुछ इस तरीके से रखना होगा। तो करंट देख लीजिए अपने आप यहाँ पे बन गया बी टू ए, ये वाला, ये देखिए ये आपका करंट वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से, देखिए ये ऊपर मूव कर रहे हैं, बता दिया है पहले ही। फिर आपको यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ ही निकलेगी। अरे भाई देख के समझ में आ रहा है ना। एंड करंट आपका इधर आ गया, मतलब बी टू ए। तो ऐसे करके हमने देखा। सपोज ये डाउनवर्ड जाता तो कैसे, तो फील्ड तो इधर है, ये थंब को हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा। डाउनवर्ड करेंगे तो ये सेंट्रल फिंगर उधर गया, मतलब ए टू बी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ए टू बी आपका यहाँ पे लास्ट में अगर वो डाउनवर्ड आएगा तो इस तरीके से निकाला जाता है। मतलब इसमें हमें क्या एट द एंड निकालना है, ये करंट की डायरेक्शन को निकालना है, ठीक है। हमें मोशन पता है, हमें फील्ड पता है, तो हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से समझ में आया। एंड उसमें लेफ्ट हैंड में क्या निकालते थे, फोर्स निकालते थे करंट कैरिंग कंडक्टर पर। वहाँ पे हमें करंट पता था, फील्ड पता था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके निकालते थे। तो इतना आपको समझ में आ गया हर चीज़। ये वाला आप अपने से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। देन एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, इस पे आ जाते हैं। वैसे इसमें भी आपको सिर्फ जो है लाइक एसी जनरेटर में क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। सिंपल वही वाला जो यहाँ पे था, ये आपको बताया गया है, जो उसी पर यहाँ पे ये बेस्ड है, क्योंकि ये हम उसी के मतलब इसी टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कह रहा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो भी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे ट्रांसफार्मर भी पूछेगा तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर होता है। तो अभी आगे पढ़ा दूंगा, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ट्रांसफार्मर भी ईजी ही है। तो अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक बार आर्मेचर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देन फील्ड मैग्नेट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, स्लिप रिंग्स यहाँ पूछा जाता है। वहाँ पे डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स था, मतलब वो रिंग्स जो थी वो स्प्लिट थी, बीच में से कटी थी, तभी ना वो जब ऐसे घूमता था तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता था करंट। सपोज करंट अभी इधर से आ रहा है तो ऐसे ही घूम के रिवर्स कर देता था, ताकि वो जो मोशन है वो आपका एक ही डायरेक्शन में बना रहे। वरना अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक बार इधर घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। और आप कहेंगे जब तक वो स्लिप रिंग्स नहीं टच होती थी तब तक मोटर कैसे घूमता था, तो भाई मोटर में अपना भी तो मोमेंटम है, ठीक है। जब तक वो स्लिप रिंग्स, और वो बहुत कम समय के लिए होता है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। स्लिप रिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ अब होता क्या है। ये कनेक्टेड रहता है, ये हमेशा ब्रश से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे वैसे टफ है नहीं, ठीक है। ये बस हमेशा जो है कनेक्ट किया रहेगा ब्रश को आपके ये हमेशा कनेक्ट किया रहेगा वायर को आपके ब्रश से, ताकि जैसे अगर हम डायरेक्ट वायर को ब्रश से कनेक्ट कर देंगे तो वायर घूम करके टूट करके ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम इन स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका वही यूज़ है। वर्किंग आपको अगेन नहीं पढ़ना, क्योंकि वर्किंग में अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। फिर वेज ऑफ इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, मतलब एंड दी करंट यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। एंड एक चीज़ और बता दूं, ये जो जनरेटर्स होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हमेशा वो एसी करंट ही निकालेगा, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा आप देख लीजिए, 50 हर्ट्ज होता है। देन वेज ऑफ इंक्रीजिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यही आता है पेपर में। इंक्रीजिंग स्पीड सबसे पहली बात, फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए कॉइल में, फिर यही दो याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। यूजिंग कॉइल विथ लार्जर एरिया, वही सारे हैं फिर से यहाँ पर भी। डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है।
सबसे पहले आपको ये डिफरेंस वाला अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन आता है, एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, एंड इसका हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। पोलैरिटी प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव पोलैरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नॉट फिक्स्ड, सबसे पहली बात, और इसका तो फिक्स होता है। सोर्स वगैरह आप बता दीजिएगा, ये आपका मतलब जनरेटर वगैरह अल्टरनेटर से आता है, बास्किल डायनमो से आता है, पावर हाउस जनरेटर मतलब जनरेटर से निकलेगा एसी करंट, और ये आपका बैटरी से भी आ सकता है। फिर करंट टाइम ग्राफ ये आप पता कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देन जो मेन सिलेबस में जो चीज़ें ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, वैसे बता देता हूँ है ही क्या इसमें। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी सिंस पावर वेस्टेज इन एसी ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, द कॉस्ट ऑफ एसी ट्रांसमिशन इज लो। अब ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा है ये तो आपको कुछ देर बाद आगे पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं दूर तक। अब आपने जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपको दिखेगा कि ऊपर बहुत मतलब हाई टेंशन वायर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब बिजली होती है, मतलब करंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब करंट तो कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, पावर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जैसे लाइक उसका मतलब वहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो करीब करीब बहुत ज़्यादा 36,000 वोल्ट्स तक भी होता है। एंड इतना मतलब अगर रहता है, ठीक है, इतना वोल्टेज रहता है तो करंट वहाँ पे जो है बहुत कम हो जाता है। करंट अगर कम हो जाता है तो हीट बहुत कम वहाँ पे बनता है। I²RT से अगर आप निकालेंगे तो हीट बहुत कम बनेगा अगर करंट कम रहेगा। हीट कम रहेगा तो पावर लॉस बहुत कम होगा, इसीलिए वहाँ पे करंट को उसका वोल्टेज बढ़ा करके एसी करंट को हम सप्लाई कर सकते हैं। और एसी करंट को ही क्यों, क्योंकि एसी करंट का ही हम ऊपर नीचे कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर। देन आगे हम अगर बढ़ते हैं तो एसी एट एनी डिजायर्ड वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग ट्रांसफार्मर। अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग अ चोक कॉइल व्हेन रिक्वायर्ड एसी कैन बी चेंज टू डीसी। ये तो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एसी थोड़ा सा हाई वोल्टेज होता है, इससे मतलब शॉक लग सकता है, इंसुलेटेड होना चाहिए। फिर शॉक ऑफ एसी इज़ अट्रैक्टिव वेयर डीसी इज़ रिपल्सिव, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे और आप कोई 2 3 4 मतलब आप मैक्सिमम 3 यहाँ पे याद कर लीजिए, उतना ही पूछा जाएगा। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। ये आपको कहाँ मिलेगा, लाइक आपको सिमिलैरिटी तो यहाँ मिल जाएगा इन बोथ एसी जनरेटर वगैरह, ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। फिर ये वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं। इसका अगर आपको नहीं पास ये वाली बुक है तो आप यहाँ पे जो है बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देन ट्रांसफार्मर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये काम क्या करता है। यहाँ पे क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई कर सकता है और हाई को लो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज वेयर करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। सबसे पहले समझिए फिर से, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल आप समझते हैं। देन दैट इज whenever the current through a coil changes, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक कॉइल में चेंज होगा तो वो अपने आसपास वाले, ठीक है, कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड कर देगा। अब गाइज आपको यहाँ पे मैंने इतना समझा दिया है, वर्किंग से आपको ज़्यादा कुछ वैसे समझना है नहीं। वर्किंग में अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो आप ये एक रिलेशन याद रखिए जो कि बहुत इजी है, हम यहाँ पे निकालते हैं ये वाले रिलेशन वगैरह से, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, क्योंकि ट्रांसफार्मर में यही होता है, ऐसा आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा जाता है कि पावर जितना आया उतना ही गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वोल्टेज, ठीक है, हम यहाँ पे आपको ई दिखा होगा क्योंकि ये ईएमएफ दिखा रहा है, लेकिन हम वोल्टेज ही दिखा देते हैं। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल divided by voltage in primary coil is equal to number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil is equal to
करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो आपको एक चीज़ देख रहे होंगे, ये दोनों तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ये वाला यहाँ पे जो है कुछ अपोजिट चल रहा है। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इस रिलेशन से आई है। तो अब मैं आपको ज़्यादा इसका डीप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बस आपको यूज़ आएगी आपके यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ें, मतलब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। जैसे ट्रांसफार्मर में आपको पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पे थिक वायर लगाएं, कौन सा थिन लगाएं, फिर बताइए कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर में जहाँ से करंट आप देंगे वो वाला जो कॉइल होगा वो प्राइमरी होगा, और जहाँ से करंट आउटपुट होगा वो सेकेंडरी होगा हमेशा। इतना समझ में आ गया। फिर अगर आप एक हाई वोल्टेज वाला करंट, मतलब हाई वोल्टेज अगर आप यहाँ दे रहे हैं प्राइमरी में, और आपको सेकेंडरी में कम वोल्टेज चाहिए, तो आपको सेकेंडरी कॉइल का जो यहाँ पे टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको कम रखना होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अगर प्राइमरी में 8 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी में 4 रखिए या उससे भी कम। ऐसे करके यहाँ पे रखा जाता है ताकि यहाँ पे जो है हम पावर को यहाँ पे सेम रख के थ्रू, मतलब हम यहाँ पे जो है वोल्टेज को कम कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। सिंस पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, इफ वोल्टेज इज स्टेप्ड अप द करंट विल बी स्टेप डाउन। यही वाला कंसेप्ट जो है यूज़ होता है, एंड इसी के थ्रू भी हम ये भी बता सकते हैं कि प्राइमरी मतलब ये स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है। फिर इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वोल्टेज इज स्टेप्ड अप 10 टाइम्स द आउटपुट करंट विल बी 1/10 ऑफ द इनपुट करंट। समझ में आ गया। दस एन इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग EMF इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल हुज फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज दैट ऑफ द इनपुट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। अब ये जो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। अब देख लीजिए क्या, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड EMF। तो ये रेशियो वाला तो आसान है, ठीक है, वो NS, ये वाला जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था NS/NP, ये वाला, ये आपका एक हो गया। फिर सेकेंड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे मैंने आपको बता दिया ना कैसे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिधर आपको मतलब कम चाहिए, मतलब लाइक आपको हाई टू लो करना है, तो आप प्राइमरी में यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स रखिए, सेकेंडरी में कम। और अगर लो टू हाई करना है तो आपका सिंपल जो है सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स होने चाहिए, तभी वो हाई हो पाएगा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड EMF, यहाँ पे देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड EMF इन द प्राइमरी कॉइल। मतलब जैसा आप यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में देंगे जितने मैग्नीट्यूड, वैसा ही आपको सेकेंडरी में मतलब यहाँ पे मिलेगा। देन यहाँ पे आगे आपको ये वाला एक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसका मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आप सबसे पहले तो पर्पस एक देख लीजिएगा, फिर नंबर ऑफ टर्न्स आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। देन सिंबल आपकी मर्जी है, थोड़ा सा आप याद रखें तो अच्छा ही होगा, समझ में आता है। ये वाला मैंने आपको बता दिया। थिकनेस पे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एंड लास्ट ईयर आया भी हुआ है। और थिकनेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल वगैरह भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका कोई ट्रांसफार्मर है, सपोज लाइक मैं आपको यहाँ पे पेपर पे बना के दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, जिसमें हम यहाँ पे कुछ टर्न्स बना देते हैं। सपोज यहाँ पे 1 टर्न, 2 टर्न, 3 ऐसे टर्न्स हैं, एंड इधर में हमारे टर्न्स ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो है ये वाला आपका प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। समझ में आ रहा है, ये क्या P और S है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इधर से आपका वोल्टेज EMF आएगा, इधर से जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपल अगर इस तरीके का डायग्राम मिलता है, ठीक है, एंड आपसे पूछता है, सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि मतलब अगर वो बता देता है कि करंट किधर से एंटर हो रहा है, किधर से लीव हो रहा है, या फिर वोल्टेज किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो आपको यहाँ पूछेगा प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप बता लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चीज़, अगर आपसे वो ये बता देता है या फिर ये पूछता है कि बताइए ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं,
ज़्यादा अब आपको नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में मिल रहा है। अब सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा है, मतलब क्या होगा कि जो भी आप यहाँ से वोल्टेज देंगे, ठीक है, इधर से आपका जो भी यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो इस साइड आकर के वोल्टेज बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? जब टर्न्स ज़्यादा होती हैं जिस साइड, तो उस साइड क्या होता है, वो बढ़ा देता है वोल्टेज को। मतलब ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ये आपका एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप अप है मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे करंट जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके करंट की कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, पावर जो आपका होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। अगर ये आपका ओरिजिनल वाला जो यूज़ होता है तो उसमें तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लाइक ये देखिए, इतने सारे एनर्जी लॉस हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। पढ़ना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन याद रखिएगा। तो ये ट्रांसफार्मर का फंडा है। एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं वो वाला भी समझाऊंगा, थिकनेस वाला। लाइक इसी में समझा सकते हैं थिकनेस, कौन से वायर का ज़्यादा होगा कौन सा कम। लेकिन एक बार मैं वो भी वाला बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ रहा है, प्राइमरी से ही वोल्टेज एंटर होगा, तो यहाँ आपका ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कम था और करंट ज़्यादा था, यहाँ आपका वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे ये मैं कर रहा हूँ? यहाँ पे ये वाला रिलेशन मैंने आपको दिखाया था ना, कि वोल्टेज इन सेकेंडरी बाई वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी बाई करंट इन सेकेंडरी, ये वाले से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला है रिलेशन, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वोल्टेज हमारा ज़्यादा है, ठीक है, करंट कम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरह से ज़्यादा ही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी साइड में। अब प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो प्राइमरी से एंटर हुआ, सेकेंडरी से आउटपुट होगा। सेकेंडरी में जब यहाँ पे कॉइलिंग ही कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है। समझ में आ गया किस तरीके से काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें थिक और थिन पूछता है। एक चीज़ और बता दूं, ये स्टेप डाउन है, ठीक है, स्टेप डाउन है। यहाँ पर भी पावर अगर आइडियल है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ समझाना चाहता हूँ कि थिक थिन का यहाँ पे क्या सिस्टम है। लाइक आपका इस वाले ट्रांसफार्मर में देखिए, वोल्टेज कम था, करंट ज़्यादा था आपका प्राइमरी कॉइल में। अब अगर यहाँ पे करंट हमारा बहुत ज़्यादा है तो एक हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। जिससे अब यहाँ पे करंट देखिए बहुत ज़्यादा है और उसका भी स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला में, मतलब हीट बहुत ज़्यादा होगा। हीट ज़्यादा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सुना होगा वायर की थिकनेस बढ़ा दें तो यहाँ पे हीट कम होगा। तो इसीलिए यहाँ आपका प्राइमरी में थिक वायर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। कौन से ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप में ज़्यादातर यूज़ होता है। सेकेंडरी में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी में और करंट यहाँ पे कम है प्राइमरी में। सेकेंडरी में देखेंगे तो वोल्टेज कम है, करंट लेकिन यहाँ ज़्यादा है। अब यहाँ करंट ज़्यादा है तो सिंपल I²RT यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। अब करंट ज़्यादा है मतलब ये वाला यहाँ पे जो है इस बार थिक वायर होगा। समझ में आ गया कैसे? मतलब यहाँ पे थिक यहाँ पे था, थिन यहाँ पे था, यहाँ पे थिन इस साइड है, थिक इस साइड है। इतना समझ में आ गया। एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा कि ये आर रेजिस्टेंस पे क्या है, तो वो बस ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे हम कम करते हैं वायर को थिक करके, तो वही यहाँ पे थिकनेस बताया जा रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। आपको पूरा ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही सारी चीज़ इसमें आती है। थिकनेस आपको मैंने समझा दिया, इंसुलेशन वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेप अप स्टेप डाउन मैंने आपको बता दिया। अब कॉपर लॉस वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हैं। एडी करंट लॉस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। फिर और तो यहाँ पे कोई पूछा जाता नहीं है। फिर ये वाले तो आप सब सॉल्व आप कर ही लेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। देन यहाँ से कुछ ऐसा है नहीं।
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ताकि आई होप गाइज आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाया, लेकिन मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी एंड ये भी बता दिया क्या चीज़ एग्जाम में आता है। आई होप आपको इस चैप्टर से जो भी मैंने चीज़ बताई है वो आपको मिल जाए पेपर में। एंड कुछ चीज़ें आपको एक बार बुक को अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा खुद से, तभी आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हो सकता हो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको नहीं मिल जाए बुक में, या आपके बुक का अलग कुछ हो तो हो सकता है वहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, एक चीज़ आता है लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन दी, मतलब ऐसे लिखा रहेगा एंड आपको ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में आप यहाँ पे जरूर मार्क करिएगा लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।